हेलो एवरीवन। हम सभी जानते हैं कि बंगाल में जमींदार किसानों का शोषण परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत कर रहे थे। उसी प्रकार से दक्षिण तथा पश्चिमी भारत में जहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, वहाँ सरकार किसानों का शोषण कर रहे थे। क्या महलवारी व्यवस्था जिसे कि अंग्रेजों ने उत्तर भारत तथा पंजाब में लागू किया, क्या यहाँ पर किसानों के हितों की रक्षा हो रही थी, या इसने भी एक नए शक्तिशाली शोषण तंत्र को जन्म दिया? जमींदारी और रैयतवाड़ी व्यवस्था में गांव कहीं पर भी नहीं था। इसी गैप को मिटाने के लिए अंग्रेजों ने महलवारी व्यवस्था लागू की। वेलकम टू सिविल सर्विस पल्स। आज की क्लास में हम लोग महलवारी सिस्टम पर चर्चा यूपीएससी और स्टेट पीएससी तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके करेंगे। इस डिस्कशन का प्रमुख हिस्सा इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि को देखेंगे, फिर इसकी विशेषताएं जानेंगे, किन क्षेत्रों में यह लागू किया गया है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। महलवारी व्यवस्था की तुलना जमींदारी तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था से करेंगे। महलवारी व्यवस्था का किसानों तथा समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है इस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे, और अंत में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं कि महलवारी व्यवस्था की पृष्ठभूमि क्या थी। उत्तर भारत में कंपनी के भौगोलिक नियंत्रण क्षेत्र के विस्तार के साथ पहले कॉर्नवालिस एवं जॉन सोर और फिर लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बहुत प्रयास किया कि इन क्षेत्रों में भी अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया जाए। निदेशक मंडल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कमिश्नर R.W. कॉक्स तथा और हेनरी जॉर्ज टकेट की सिफारिश को स्वीकार कर किया और इसे आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। इन क्षेत्रों में उत्तर भारत तथा पंजाब में तथा मध्य भारत के कुछ हिस्सों में जिस भू राजस्व प्रणाली को लागू किया गया वह महलवारी के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि गांव या जागीर मूल्यांकन की इकाई थी। इसके तहत जहां जमींदार मौजूद थे वहां उनके साथ बंदोबस्त किया गया, और जहां ग्राम समुदाय थे, इकाइयों के पास संयुक्त स्वामित्व था, वहां पर उनके साथ बंदोबस्त किया गया। आमतौर पर संयुक्त स्वामित्व वाली जमीन पर एक प्रतिष्ठित सहभागीदार या गांव की मुखिया को राजस्व भुगतान की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई। इस व्यवस्था को लागू किया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब मध्य भारत के कुछ हिस्सों में। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण यह जानना है कि इसका टाइमलाइन क्या था। तो 1822 में हॉर्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था का खाका खींचा था, और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसने इसमें सुधार लाया और इसको कार्यान्वित किया। 1855 में लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल था तो उसने लैंड रेवेन्यू की रेट को 66% से कम करके 50% कर दिया। महल का शाब्दिक अर्थ जो है वह गांव होता है या गांवों का समूह होता है। इसके बाद हम लोग अब इसकी जो विशेषता है महलवारी सिस्टम की उसको समझते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले इसकी प्रक्रिया को समझते हैं कि किस प्रकार से यह कार्य करता था। तो सबसे पहले तो सबसे इकाई के रूप में गांव था, यह गांव का समूह था जिसे महल के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत भूमि तथा उसके उत्पाद का सर्वे किया गया। उसके बाद लैंड रेवेन्यू जो फिक्स किया गया वह 30 वर्षों तक के लिए किया गया, अर्थात यह परमानेंट नहीं था, इसमें रिवीजन किया जा सकता था 30 वर्ष के बाद। किसानों से रेंट कलेक्ट करने की जिम्मेदारी लंबरदार या मुखिया को दिया गया। जो सरकार को पैसा दिया जाता था वह लंबरदार किसानों से रेंट वसूलता था, उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जमा करता था और वहाँ से वह कंपनी की सरकार के पास चला जाता था। इसकी जो एक प्रमुख विशेषता थी वह यह थी कि इसमें सामूहिक जिम्मेवारी थी सभी गांवों के किसानों की, जहाँ तक भू राजस्व देने का संबंध है। दूसरा, इसका जो असेसमेंट का आकलन का आधार था वह अनुमानित रेंट वैल्यू के आधार पर इसे तय किया जाता था, और इसका बड़ा हिस्सा 50% या 66% नगद के रूप में सरकार को दिया जाता था। यह किसानों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। राजस्व जो तय किया गया था वह अस्थायी नहीं था, यह 30 वर्षों तक था। उसके बाद इसके में रिवीजन किया जा सकता था। यह व्यवस्था जमींदारी और
रैयतवारी व्यवस्था का मिश्रण था। जमींदारों की तरह ही इसमें बीच में गांव का एक मुखिया था, हालांकि का स्टेटस परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत जो जमींदार का था वैसा नहीं था। इसी प्रकार से रैयतवारी की तरह ही प्रत्येक भूमि की विस्तृत सर्वे और रिकॉर्ड तैयार किए गए थे। इस तरह से यह दोनों का, जमींदारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था का एक तरह से मिश्रण था। एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यह थी कि खेती कार्य इन क्षेत्रों में को शेयरर्स थे वे स्वयं भी करते थे और टेनेंट के द्वारा भी कराते थे। मध्य पंजाब में जहां उद्यमशील निवेशवादी समूहों ने ऐसे गांव बसाए थे वहां खेती सहभागीदार स्वयं करते थे, जबकि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पंजाब के सीमावर्ती जिलों में उच्च या सैन्य जाति के सहभागीदार थे जो खेतों में काम करना अपमानजनक समझते थे। वहां खेती किराएदार या टेनेंट के द्वारा किया जाता था। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो प्रक्रिया थी वह इस प्रकार से थी। विलेज हेडमैन नंबरदार या मुखिया, गांव का मुखिया किसानों से लगान वसूलता था और वह उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसे कंपनी को देता था। इस तरह से फ्लो ऑफ मनी किसानों से होकर के कंपनी के पास पहुंचती थी। जब लेकिन जो दबाव था और बोझ, दबाव और उत्तरदायित्व जो था वह ऊपर से नीचे की ओर आता था, अर्थात कंपनी की सरकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर दबाव बनाती थी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गांव का मुखिया होता था उसके ऊपर दबाव बनाती थी और गांव का मुखिया जो किसान होता था उसके ऊपर, और इस तरह से राजस्व अंत में किसानों के द्वारा ही दिया जाता था। जमींदारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था की तुलना मालवारी व्यवस्था से करेंगे तो सबसे पहला जो है उसमें जो राजस्व की इकाई जमींदारी व्यवस्था में जमींदारी थी, रैयतवारी व्यवस्था में किसान स्वयं था और महलवारी व्यवस्था में गांव या महल था। दूसरा इसमें है कि कौन रेवेन्यू पे करता था, लैंड रेवेन्यू की पेमेंट की जिम्मेदारी किसकी थी। जमींदारी व्यवस्था में यह कार्य जमींदार का था। रैयतवारी व्यवस्था में रैयत सीधे कर सरकार को देता था, अर्थात लैंड रेवेन्यू सीधा सरकार को देता था, जबकि महलवारी व्यवस्था में जो गांव का मुखिया था वह लैंड रेवेन्यू का भुगतान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करता था। जहाँ तक भू स्वामित्व की बात है तो जमींदारी व्यवस्था में जमींदार जमीन का मालिक हुआ करता था। रैयतवारी व्यवस्था में किसान स्वयं जमीन का मालिक था, जबकि महलवारी व्यवस्था में संयुक्त रूप से गांव का स्वामित्व था जमीन के ऊपर। ये तीनों व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ लागू की गई तो जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, जबकि रैयतवारी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा आसाम में लागू की गई। महलवारी व्यवस्था पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सों में लागू की गई। अब हम लोग ये समझते हैं कि महलवारी व्यवस्था का किसानों तथा समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले तो जो रेवेन्यू का एस्टिमेशन किया जा रहा था वह रेवेन्यू कलेक्टर के द्वारा किया जा रहा था। इसके अलावा और कोई मानक उपलब्ध नहीं था। नतीजा यह था कि रेवेन्यू का असेसमेंट ज़्यादा होता था। उसी प्रकार से जमींदारों को भी जो प्रॉफिट का मार्जिन था वह बहुत कम था। नतीजा यह हुआ किसान के साथ साथ जमींदार भी गरीब हो रहे थे। तीसरा, लैंड रेवेन्यू का रेट था वो बहुत ज़्यादा था, 66% और 50% यह बहुत ज़्यादा था। किसानों की पेइंग कैपेसिटी के बाहर था। नतीजा यह हुआ कि वे रेंट देने के लिए उन्हें किसानों को महाजन के पास अर्थात मनी लेंडर के पास जाना पड़ा और इसके चलते वे अपने कर्ज के भंवर में फंस गए और इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें अपनी ज़मीन से भी हाथ धोना पड़ा। इस तरह से किसानों का शोषण इस व्यवस्था के अंतर्गत भी बहुत हुआ। इसकी जो एक बहुत बड़ी खामी यह थी कि स्टेट डिमांड को सीमित करने का इसमें कोई प्रावधान नहीं था। स्टेट जितना चाहे रेवेन्यू असेसमेंट को बढ़ा सकता था। इस व्यवस्था के चलते पूंजी निर्माण असंभव हो गया और इसका नतीजा यह हुआ कि एग्रीकल्चर में निवेश की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई। ब्रिटिश सरकार इसमें इरिगेशन अर्थात सिंचाई तथा
भू सुधार में कोई निवेश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वहाँ से रिटर्न की संभावना बहुत कम थी। नतीजा यह हुआ कि उत्पादन कम होने लगा, अकाल की आशंका बढ़ गई और पूरे ही क्षेत्रों में स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। किसान इतने गरीब थे कि वे उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस व्यवस्था के चलते ग्रामीण अभिजात वर्ग मजबूत हुए, जैसे मुखिया तथा शक्तिशाली ग्रामीण परिवार जिन्होंने किसानों का शोषण किया। वे रिकॉर्ड में हेर फेर कर ज़्यादा हिस्सा अपने पास रख लिया करते थे। प्रक्रिया बंदोबस्त की अवधि और भू राजस्व के आकलन से संबंधित विवरण प्रत्येक स्थान पर अलग अलग थे। उदाहरण के तौर पर आगरा में ग्राम निकायों के साथ सामूहिक बंदोबस्त किया गया, जबकि अवध में व्यक्तिगत तालुकदारों के साथ किया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि मालवाड़ी सेटलमेंट की वजह से ग्रामीण सर्वहारा वर्ग, गरीब किसान, जमींदार, उप किराएदार और कृषि मजदूर की संख्या में तेजी से वृद्धि हुआ। यह भी कहा जा सकता है कि हालांकि मालवाड़ी सिस्टम को समुदाय आधारित बनाया गया था, पर व्यवहार में इसके कारण बहुत ज़्यादा राजस्व की मांग के कारण, बढ़ते कर्ज से के कारण तथा धीरे ग्रामीण पारंपरिक ढांचा का पतन होने लगा। अब हम लोग क्विक रिवीजन एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके करते हैं इसके मेन पॉइंट्स के ऊपर। तो इसकी जो इकाई थी वह गांव या गांव का समूह था, जिसे महल के नाम से जाना जाता था। को प्रतिपादित करने वाला हॉट मैकेंजी था, जिसने कि 1822 में इसका खाका खींचा। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि सभी गाँव वालों की यह सामूहिक जिम्मेवारी थी कि वे भू राजस्व दें, और इसे गाँव के स्तर पर वहाँ का मुखिया कलेक्ट करता था। इसे सबसे पहले बेंटिक ने 1833 में कार्यान्वित किया, और लंबरदार जो कि गाँव का मुखिया होता था, जिम्मेवारी थी कि वह रेंट किसानों से कलेक्ट करके सरकार को डिपॉजिट करे, लेकिन वह भी किसानों का शोषण करने में संलग्न हो गया। इसकी वजह से किसान तथा जमींदार दोनों ही गरीब हो गए। यह कहाँ लागू किया गया था? यह लागू किया गया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, पंजाब और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में इसे लागू किया गया था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। मालवाड़ी सिस्टम का एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम के लिए उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने उन मित्रों के बीच शेयर करें जो सिविल सर्विसेज और अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हों। और हाँ, सिविल सर्विसेज पल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको परीक्षा उपयोगी इतिहास के अन्य विषयों पर स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर मिलता रहेगा। अगले वीडियो में कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम का एक साथ विश्लेषण करूँगा। कमेंट कर आप हमें बताएं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के किस टॉपिक पर क्रिस्प और एग्जाम ओरिएंटेड आपको वीडियो के क्लास की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।